नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को बीए सेमेस्टर 1 का पेपर एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी कोर 1 चैप्टर 8 का टॉपिक अधिकार का भाग 2 प्रस्तुत करूंगा। प्रिय विद्यार्थीगण, पिछले क्लास में हम लोगों ने अधिकार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्व का अध्ययन किया था। इसलिए आज उसका अगला भाग यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत यह अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक तथा जन्मसिद्ध है। वे मनुष्य की प्रकृति के अंग हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की त्वचा का रंग। जिस प्रकार जन्म से मनुष्य को उसका रंग रूप प्राप्त होता है अथवा सांस लेने का अधिकार प्राप्त होता है, उसी प्रकार अधिकार भी मनुष्य को जन्म से ही मिलते हैं। वे राज्य या समाज की सृष्टि नहीं है। उनका जन्म समाज या राज्य से पहले हुआ था। वास्तव में मनुष्य और उसके अधिकारों का जन्म साथ साथ हुआ है। इस अर्थ में अधिकार प्राकृतिक तथा स्वाभाविक हैं। मानव प्रकृति में निहित होने के कारण वे राज्य और समाज से स्वतंत्र तथा उनके ऊपर हैं। ये अधिकार मनुष्यों की मनुष्य होने के नाते अपनी निजी या प्रकृति प्रदत्त संपत्ति होते हैं। राज्य और समाज को उनका अपहरण करने का कोई अधिकार नहीं है। ये व्यक्ति को प्रकृति की ओर से उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। राज्य या समाज की स्थापना के पूर्व से ही मानव इन अधिकारों का प्रयोग करता रहा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्राचीन यूनान और रोम के स्टोइक विचारकों ने किया था, परंतु जैसा कि बेन और पीटर्स ने लिखा है कि इस सिद्धांत ने 17वीं शताब्दी में ही प्रमुखता प्राप्त की। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, थॉमस पेन तथा ब्लैकस्टोन आदि विचारकों ने अधिकारों की उत्पत्ति के संबंध में इसी मत का समर्थन किया। हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह बताया कि राज्य की उत्पत्ति के पहले प्राकृतिक अवस्था में लोगों को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु उनके रूप के बारे में वे एकमत नहीं थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त था। लॉक का मत था कि प्राकृतिक अवस्था में विवेक के आधार पर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। थॉमस पेन के अनुसार प्रत्येक नागरिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार से बनता है। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र तथा फ्रांसीसी अधिकार पत्र की घोषणा द्वारा प्राकृतिक अधिकारों को उचित ठहराया गया। आधुनिक समय में अनेक समाजशास्त्रियों ने प्राकृतिक अधिकारों को नया रूप देते हुए कहा है कि प्राकृतिक अधिकार वे स्वतंत्रताएं हैं जिनके बिना मनुष्य समाज में प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता। इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हैं इस प्रकार। नंबर 1, मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य छीन नहीं सकता। नंबर 2, प्राकृतिक अधिकार अपनी प्रकृति से अपरिवर्तनशील होते हैं। नंबर 3, प्राकृतिक अधिकार असीम और अहस्तांतरणीय होते हैं। नंबर 4, CEM जॉर्ज ने प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत जो बातें रखे हैं उनमें है व्यक्ति का अस्तित्व समाज निर्माण के पहले से है। व्यक्ति के कुछ अधिकार प्राकृतिक तथा जन्मजात हैं। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया है। समाज अधिकारों की रक्षा करता है, उनकी रचना नहीं करता है।
जब समाज इनकी रक्षा नहीं कर सकता तो व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। सिद्धांत के इन मतों की कुछ आलोचक विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई है। जैसे कहा गया है कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत ने उस समय व्यक्ति के जीवन का मूल्य और महत्व स्थापित किया जिस समय उसका मूल्य भेड़ बकरी से बढ़कर नहीं समझा जाता था। फिर भी इस सिद्धांत के कुछ दोष हैं, जैसे बर्क, ग्रीन, बेंथम, रिची आदि विद्वानों ने अनेक आधारों पर इसकी आलोचना की है। जैसे नंबर 1, अस्पष्ट। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अस्पष्ट है क्योंकि प्राकृतिक शब्द अनिश्चित, अपरिभाष्य तथा अनेकार्थक है। रिची के मतानुसार इस शब्द के निम्नलिखित विभिन्न अर्थ होते हैं, यानी जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि का वह भाग है जहां मनुष्य नहीं है, आदर्श या पूर्ण लक्ष्य, अपूर्व, साधारण या औसत। ऐसी स्थिति में निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन के प्रसंग में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। नंबर 2, प्राकृतिक अधिकारों की सूची बनाना कठिन। प्राकृतिक अधिकारों की कोई निश्चित सूची भी संभव नहीं है जो सिद्धांत के सभी प्रतिपादकों को मान्य है। कुछ के लिए स्वतंत्रता प्राकृतिक है तो कुछ के लिए दासता प्राकृतिक, कुछ के लिए संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है तो कुछ अन्यों के लिए आर्थिक समानता। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अधिकारों की सर्वमान्य सूची तैयार करना कठिन है। नंबर 3, समाज के बिना अधिकार असंभव। यह सिद्धांत इस गलत धारणा पर आधारित है कि समाज की अनुपस्थिति में भी मनुष्य के अधिकार होते हैं। वास्तव में अधिकार समाज की देन है। जैसा कि बोसाके ने कहा है, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मनुष्य का वह दावा है जिसको राज्य लागू करता है। बेन तथा पीटर के अनुसार रॉबिन्सन क्रूसो जब तक मैन फ्राइडे से नहीं मिला तब तक उसके कोई अधिकार नहीं थे। नंबर 4, राज्य कृत्रिम नहीं। प्राकृतिक अधिकारों का निहितार्थ यह है कि राज्य और सामाजिक संस्थाएं कृत्रिम हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, कृत्रिम संस्था नहीं। लास्की के अनुसार अधिकार खोई हुई विरासत की पुनर्प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य का प्राकृतिक रूप से विकास हुआ है। नंबर 5, प्राकृतिक अधिकार विरोधाभासपूर्ण है। प्राकृतिक अधिकारों में परस्पर विरोध पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समानता, संपत्ति तथा भ्रातृत्व के अधिकार के प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। इस रूप में उन्हें निरपेक्ष माना गया है, परंतु क्या पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण समानता के अधिकार एक साथ चल सकते हैं? यदि हम समानता चाहते हैं तो स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। हैकिंग ने ठीक ही लिखा है कि मेरे प्राकृतिक अधिकार यह नहीं बताते कि मेरे अधिकारों की सीमा क्या है। नेक्स्ट, नंबर 6, अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारों का एक आवश्यक तत्व यह है कि राज्य के कानूनों के द्वारा इनकी रक्षा होती है, परंतु प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत के कुछ महत्व हैं जो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अनेक दृष्टियों से दोषपूर्ण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सिद्धांत पूर्णतः सारहीन है तथा निरर्थक है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके अंतर्गत मानव जीवन की कुछ आवश्यक परिस्थितियों और सुविधाओं की ओर लक्ष्य किया गया है जो मनुष्य के उत्तम जीवन के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें समाज और राज्य को अपने नागरिकों को प्रदान करना चाहिए। नैतिक दृष्टि से व्याख्या करने पर हम पाते हैं कि प्राकृतिक अधिकार वे नैतिक या आदर्श अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि लॉर्ड ने कहा है,
यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि किसी मानव संस्था द्वारा प्रदत्त भले न हो, प्राकृतिक अधिकार वे दशाएं हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। आगे हम लोग देखेंगे अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। अधिकारों की घोषणा के विकास का यदि पहला चरण प्राकृतिक अधिकारों का था, तो दूसरा चरण वैधानिक या कानूनी अधिकारों का। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन है। अधिकारों का जन्म राज्य द्वारा बनाई गई विधियों या कानूनों द्वारा होता है। मनुष्य की वे मांगे ही अधिकार का रूप लेती हैं जो कानून द्वारा स्वीकृत या संरक्षित होती है। इस प्रकार राज्य के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। अधिकारों के संबंध में यह सिद्धांत राज्य को 3 कार्य सौंपता है। नंबर 1, अधिकारों की परिभाषा करना। नंबर 2, उनकी सीमाएं निर्धारित करना। और नंबर 3, उनके उपभोग के आश्वासन की व्यवस्था करना। स्पष्ट है कि अधिकार राज्य की विधियों की देन है। आशीर्वादम के शब्दों में अधिकारों का स्वतः कोई अस्तित्व नहीं होता और न वे मनुष्य में बिल्कुल अंतर्निहित ही होते हैं। वे देश की विधि व्यवस्था पर आधारित होते हैं। ऐसी दशा में अधिकार निरपेक्ष नहीं वरन कानून द्वारा मर्यादित और निर्धारित होते हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड तथा सामंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बेंथम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा है, अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। अपने इसी विचार के आधार पर यह प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को बकवास बतलाता है। बेंथम की तरह ऑस्टिन भी वैधानिक अधिकार को ही वास्तविक अधिकार मानता है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राज्य अधिकारों का स्रोत है। नंबर 2, राज्य ही यह निर्णय करता है कि क्या अधिकार है और क्या नहीं है। नंबर 3, मौलिक अधिकारों की सूची राज्य ही निश्चित करता है। नंबर 4, राज्य ही अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें कायम रखने के लिए कानून बनाता है। नंबर 5, राज्य अपने द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों का उपभोग करने की गारंटी तथा आश्वासन देने के लिए कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करता है। नंबर 6, अधिकार गतिशील होता है। राज्य उनके स्वरूप और विषय वस्तु में मानवोचित परिवर्तन कर सकता है। और नंबर 7, नागरिक को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अधिकार के संबंध में जहां पहला अधिकार नागरिकों को प्रकृति से ही प्राप्त अधिकार के रूप में स्वीकार करता है, वहीं दूसरा यह स्वीकार करता है कि अधिकार लोगों को कानूनी रूप से प्राप्त होते हैं। अगला क्लास अब अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।